नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच में। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं शिक्षक ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के L1 के मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे के विकिरण की लंबाई पूछी है। आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। आयताकार बगीचे की लंबाई दे रखी है 12 मीटर और चौड़ाई दे रखी है कितनी, 5 मीटर। ओके, हाँ जी। इसके बराबर क्षेत्रफल वाला कोई वर्गाकार बगीचा है। इसका तो क्षेत्रफल आयत का तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 12 गुणा 5 कितना होगा, 60 हो जाएगा। इस आयत का तो क्षेत्रफल 60 हो गया, लेकिन इसके बराबर क्षेत्रफल वाला वर्गाकार बगीचा है, कोई वर्गाकार बगीचा है, ये इस प्रकार का है। इस बगीचे की खास बात यह है कि इसका क्षेत्रफल भी आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसकी प्रत्येक भुजा तो होती है मेरे भाई ए, और इसका विकिरण की लंबाई होती है √2a। ओके, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर कितना होता है, 60। ओके, हाँ जी। तो इसको a स्क्वायर बराबर 60 है, तो इस 60 का वर्गमूल ले लेंगे, और 60 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2, भाई 15 चौके 60 होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो a बराबर आ जाएगा 2√15, और 2√15 आ जाएगा। तो बताओ बंधु, विकिरण कितना आएगा? विकिरण के लिए √2 से फिर गुणा करना पड़ेगा। भुजा आ गई, विकिरण √2 गुणा भुजा होता है, और भुजा आपके पास में आ चुकी है 2√15। तो बताओ √2 को गुणा करेंगे हम किससे, 2√15 से, 2√15 से। ये 2 तो इधर आ जाएगा, लेकिन ये √2 गुणा √15 का एक नियम है मेरे बंधु। ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे, और अंडर में कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो 2√30 पहले ऑप्शन में है। ये वर्गाकार पारक की क्या हो जाएगी, विकिरण की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा के घन बनाए जाते हैं। घनाभ के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो तो इस प्रकार के घनों की संख्या। तो घनाभ के आयतन में, किसके आयतन में, घनाभ का आयतन, किसका आयतन, घनाभ के आयतन में एक घन के आयतन का भाग लगा दो। किसके, एक घन का आयतन का, एक घन का आयतन का भाग लगा दो। अब बताओ बंधु, घनाभ का आयतन कितना है? घनाभ का आयतन है 30 × 25 × 10। ओके, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन भुजा इंटू भुजा इंटू कितनी, भुजा। 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का भाग है 30 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 को 10 से गुणा करोगे कितना आएंगे, 60 घन बनाए जा सकते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है। बंधु, बेलन जो होता है उसका आधार वर्ताकार होता है। कैसा होता है, वर्ताकार होता है। और बेलन के आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है। कितना पाई है, 16 पाई है। ये बेलन है, इसका आधार की त्रिज्या r है, तो आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बराबर कितना होता है, 16 पाई होता है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और r स्क्वायर बराबर 16 हो गया। तो त्रिज्या बंधु यहाँ पे 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 निकल कर आ गई। ठीक है, इसका आयतन 112 पाई है। घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, वो 112 पाई है। ठीक बात है, फिर पाई से पाई कट गया और r का मान 4 रख दूंगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 16, देखो r का मान मैंने 4 रख दिया, तो 4 का स्क्वायर इंटू h बराबर पाई से पाई कट गया 112। h बराबर 112 बट्टे कितना हो गया, 16। हाँ जी, h बराबर कितना होगा, देखो 7 6 42 होता है, 4 कैरी फॉरवर्ड करेगा, 7 4 11, 16 संतु 112 होता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर यहाँ पे h का मान कितना आ जाएगा, 7 है। तो आपको पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 31 और 51 के मध्य पूर्ण संख्याएं कितनी है? मेरे बंधु 31 और 51 के मध्य पूछ रहा है, तो ना 31 काउंट होगी ना 51 होगी। एक तरीका तो ये होता है 51 में से 31 घटा लो, 51 में से 31 घटा लेंगे तो हमारे पास में बचेगी 0 और 2 20, लेकिन 20 में से एक और घटानी पड़ेगी, कितनी बचेगी, 19 बचेगी। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि 51 खुद शामिल नहीं है। 51 में से 31 हटाया तो 20 बच गई, लेकिन 51 भी खुद शामिल नहीं है, तो कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। गलती मत कर बैठना। ओके, और नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन है, 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? मेरे बंधु सीधा सा फंडा होता है कि एक जो अपन कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। ये आपके पास में है 1, ठीक है, हाँ जी, ये आपके पास में कितना है, 10 है। ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं अपन 10। ठीक बात है। नेक्स्ट इसके बाद में ये आपके पास में है 1000, कितना है, सॉरी 100, कितना है, 100 है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में ये है बंधु आपके पास में 1000, कितना है, 1000। ओके,
1000। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में ये है आपके पास में 10,000। कितना है? 10,000। कुछ बेसिक बातें तो आप जानते हो, फिर आगे की बातों पे फोकस कर लूंगा। 10,000 के बाद में 1,00,000 में 5 जीरो आते हैं, और भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले 3 अंकों बाद में जीरो आता है, और फिर आता है आपके पास में 2-2 अंकों बाद में जीरो। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में 1,00,000 के बाद में आता है 10 लाख। कितना आता है? 10 लाख आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में कितना? 10 लाख हो गया। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में 10 लाख के बाद में आता है 1 करोड़। 1 करोड़ में वैसे 7 शून्य होते हैं। कितने शून्य होते हैं? 7 शून्य होते हैं, तो ये हो गया 1 करोड़। कितना हो गया? 1 करोड़। ओके, 1 करोड़ के बाद में आता है 10 करोड़। बंधु बिंदु कितना आता है? 10 करोड़ आता है। 10 करोड़ में 8 शून्य हो जाते हैं। कितने शून्य हो जाते हैं? 8 शून्य हो जाते हैं। 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ के बाद में 100 करोड़ आता है। कितना आता है? 100 करोड़ आता है। कितना आता है? 100 करोड़ आता है। ठीक है, 100 करोड़ में 9 शून्य हो जाते हैं। कितना आता है? 100 करोड़ होता है। और 100 करोड़ को ही अपन क्या बोलते हैं मेरे बंधु? 1 अरब बोलते हैं। 100 करोड़ को ही क्या बोलते हैं? 1 अरब बोलते हैं। ओके, 100 करोड़ को ही 1 अरब बोलते हैं। ये तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि एक जो मिलियन होता है, 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। किसके होता है? 10 लाख के बराबर होता है। 1 बिलियन जो होता है, एक जो बिलियन होता है वो होता है आपके पास में 100 करोड़ के बराबर। कितने के बराबर होता है? 100 करोड़ के बराबर। तो कह रहा है कि 1 मिलियन में, 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? तो मेरे बंधु एक बात बताना कि जो 1 बिलियन जो होता है, 1 बिलियन जो होता है, एक जो बिलियन आपके पास में होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ होता है। कितना करोड़ होता है? 100 करोड़ होता है, मतलब 1 अरब होता है। कितना करोड़ होता है? 100 करोड़ का मतलब 1 अरब होता है। तो ये 100 हो गया। करोड़ की में 7 शून्य आते हैं। कितने शून्य आते हैं? 7 शून्य आते हैं। ये लो, ये आपके पास में 1 बिलियन है। अब 1 बिलियन है तो इसको मिलियन में कन्वर्ट करना है। तो मिलियन में तो 10 लाख ही होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख ही होते हैं। और 10 लाख में कितने शून्य आ जाएंगे आपके पास में? 6 शून्य आ जाएंगे। कितने शून्य आ जाएंगे? 6 शून्य। तो 1 2 3 4 5 6 शून्य, मतलब यहां तक आपके पास में हो जाएगा 1 बिलियन। ऐसा 1 मिलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मिलियन हो जाएगा। और 1 मिलियन को आप 1000 से गुणा करोगे तो 1000 मिलियन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 मिलियन आ जाएगा। तो आपको पूछा है कि 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मिलियन हो जाता है। कितना हो जाता है? 1000 मिलियन हो जाता है। तो ये इस प्रकार से L1 के मैथ्स के क्वेश्चनों का आपको मैंने सॉल्यूशन करवाया। ओके, थैंक यू दोस्तों। सॉल्यूशन वीडियो क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। L1 हिंदी के जो हमारे प्रश्न हैं उनमें 133 नंबर से प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। लालिमा लाल शब्द से बनी है, लाल विशेषण है। हरितिमा हरा शब्द से बनी है, ये भी विशेषण है। कालीमा काला शब्द से बना है, ये विशेषण है। उतराई शब्द उतरना क्रिया से बना है। अतः यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जो विशेषण से नहीं बनी है, बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। 134 नंबर प्रश्न दिया है, वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? यानी रेखांकित पर जो अपने आप दिया है इसमें आपको बताना है सर्वनाम कौन सा है। संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये अपने आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम के रूप में आता है। तो उत्तर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्धन में कौन सी संधि है? तो बच्चों निर्धन में जो रेफ रे के रूप में नजर आता है उसे हम विसर्ग में बदल देते हैं। अगर सामने चौथा वर्ण है तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, निह धन ध। तो डी ऑप्शन। अर्कजा में कौन सा समास है? अर्क बच्चों कहते हैं सूर्यदेव को, सूर्यदेव का पर्यायवाची है। और जा का मतलब होता है पुत्री, जय मतलब पुत्र होता है। सूर्यदेव की पुत्री यानी यमुना जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यानी अर्क की है जो जा, यानी सूर्य की है जो पुत्री, वह है यमुना जी। तो ये बहुव्रीहि समास इसका उदाहरण होगा। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? भारवी, भ्रिकुटी, भत्सना, भृतहरि। भर्त्सना शब्द अशुद्ध है, इसमें स पूरा नहीं आता, स। ठीक, सी ऑप्शन। हिंदी भाषा शिक्षण में आधुनिक तकनीकी संसाधनों की कमी किस चुनौती को जन्म देती है? एकरूपता की कमी, पाठ्य पुस्तक का बोझ, अनुशासनहीनता, नवाचार की कमी। इसमें नवाचार की कमी को चुनौती देती है बच्चों। डी ऑप्शन यहां सही उत्तर है। प्रश्नों की रचना के आधार पर प्रश्नावली के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक तो खुली प्रश्नावली होती है, दूसरी बंद प्रश्नावली होती है। संरचित असंरचित नहीं, चित्र
वाली और खुली वाली नहीं होगी, मिश्रित भी नहीं होती, तो ऑप्शन हमारा यहां पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निदानात्मक शिक्षण प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या किया जाता है? उपचार का प्रयोग करना, या कठिनाइयों के कारणों का विश्लेषण करना, या कठिनाइयों की रोकथाम के उपाय करना, या समस्याग्रस्त बालकों की पहचान करना। तो निदानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया शुरू करें तो सबसे पहले हम समस्याग्रस्त जो बालक हैं उनकी हम पहचान करते हैं, उसके बाद में आगे की क्रिया शुरू होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा के रूप में उत्पत्ति कब और कहां हुई थी? सन 1850 में इंग्लैंड में हुई थी, या 1900 में अमेरिका में, या जर्मनी में 1920 में किया गया, या फ्रांस में 1880 ईस्वी में? तो बच्चों ये शिक्षा मनोविज्ञान की जो शाखा की उत्पत्ति है वो 1850 में इंग्लैंड में की जाती है।